अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी तबीयत है सबकी? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है या नहीं? जल्दी से बता दें प्लीज़। सबके रिप्लाई का मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी से, अगर आवाज़ और स्क्रीन मेरी क्लियरली आप लोगों तक पहुंच रही है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दें, ताकि फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करें फटाफट। प्लीज़ यार, मोहम्मद अहमद, आपका रिप्लाई नहीं आया, जल्दी से बता दें। क्या आपको आवाज़ और स्क्रीन क्लियरली पहुंच रही है? फटाफट से प्लीज़। रिप्लाई ना करने का मतलब है आप क्लास में एक्टिव नहीं हैं। प्लीज जल्दी से बता दें। अच्छा खैर, आ जाए जरा, हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से जल्दी से। लास्ट क्लास जो हमारी थी, उसमें हमने रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की हेडिंग डालकर बस यहां खत्म कर दिया था, ठीक है। हमने रिकॉर्डिंग पढ़ा नहीं था, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मैंने बोला था आज की जो क्लास है आपको आज की क्लास में स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। बीच में गैप आ गया ड्यू टू रेन, ट्यूसडे वाली क्लास कैंसिल हो गई, तो थोड़ा सा लंबा गैप हो गया लास्ट क्लास से हम देखें। तो फटाफट से मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ों का मैं आप लोगों को क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आज की क्लास में जो है हम लोग रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो बिल्कुल शुरू पर जाते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट कराया था? मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराया था। दैट वाज व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं सर? आर द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में डेली जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। और बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले क्लासिफाई, फिर रिकॉर्ड, फिर समराइज, फिर इंटरप्रेट और फिर कम्युनिकेट करने को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है जी। अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हमने क्या करना होता है? क्लासिफाई करना होता है, ठीक है जी। तो तभी मैंने आप लोगों को हेडिंग डलवाई थी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और मैंने आप लोगों को यहां लिखवाया था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज डन थ्रू 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे क्लासिफाई करते हैं? अकाउंटिंग के 5 पिलर्स के थ्रू क्लासिफाई करते हैं। और वो 5 पिलर्स क्या होते हैं? वो 5 पिलर्स होते हैं एल्सर। इनको शॉर्ट फॉर्म में एल्सर बोलते हैं। इनकी एब्रीविएशन, इनका फुल फॉर्म इज ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लायबिलिटी, सी फॉर कैपिटल, ई फॉर एक्सपेंस एंड आर फॉर रेवेन्यू। एंड रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज इनकम। अब क्लासिफाई करने का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? मैंने आपको बोला था क्लासिफाई करने का मतलब है पता लगाना। क्या पता लगाना सर? पता लगाना कि बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है वो इन 5 पिलर्स में से कौन सा वाला पिलर है। बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है, क्या वो बिजनेस के लिए एसेट है, क्या फिर वो लायबिलिटी है, या या फिर कैपिटल है, या एक्सपेंस या रेवेन्यू है। ये पता लगाने को हम क्लासिफाई करना कहते हैं। तो फिर मैंने आपको बोला था यार, बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि वन बाय वन मैं आपको एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस की और रेवेन्यू की डेफिनेशन लिखवा दूंगा और उसको आसान अल्फाजों में समझा दूंगा। तो फिर ये सारी 5 चीजें समझाने के बाद मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप, ये 5 चीजें मैंने आपको समझा दी, उसके बाद मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि आपके सामने मैं कोई भी ट्रांजैक्शन लिख दूं, आप उसको रीड करते ही पता लगा लोगे कि क्या ये ट्रांजैक्शन एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल, एक्सपेंसेस है या फिर रेवेन्यू है, ठीक है। तो वन बाय वन हमने एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू समझा था। जल्दी से क्विक ओवरव्यू दूंगा, फिर आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। एसेट का मतलब क्या समझाया था? कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस में यूज हो रही है, जिसका फायदा बिजनेस को पहुंच रहा है, चाहे वो चीज बिजनेस की हो या चाहे वो चीज बिजनेस की ना हो। चीज बिजनेस में यूज हो रही है, उसका फायदा बिजनेस को पहुंच रहा है, मतलब वो चीज बिजनेस के लिए एसेट है। कितने तरह के एसेट्स होते हैं? 2 तरह के, करंट एंड नॉन करंट। जिन एसेट्स की लाइफ 1 साल से कम है, जो 1 साल से पहले पहले बिजनेस के अंदर यूज्ड अप होकर खत्म हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। और जिन एसेट्स की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, जो 1 साल से ज्यादा तक बिजनेस के अंदर यूज हो रहे होंगे, उनको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स तो बिजनेस में बहुत सारे हो सकते हैं, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, ऑफिस फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, मोटर व्हीकल्स, ये सब नॉन करंट एसेट हो सकती हैं। लेकिन करंट एसेट एक बिजनेस में फिलहाल मैंने बोला था सिर्फ 4 हो सकते हैं, और वो 4 क्या थे? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद हम गए थे लायबिलिटी। लायबिलिटी मैंने आपको बोला था कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस में यूज हो रही है, जिसका फायदा बिजनेस को पहुंच रहा है, लेकिन वो चीज बिजनेस की खुद की नहीं, उधार की है, तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। आसान अल्फाजों में लायबिलिटी का मतलब होता है उधार, ठीक है। अब कितनी तरह की लायबिलिटी होती है? 2 तरह की, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी।
करंट लायबिलिटी वो वाला उधार जो एक साल से पहले पहले बिजनेस ने रीपे करना होता है। नॉन करंट लायबिलिटी वो वाला उधार जो बिजनेस को एक साल के बाद रीपे करना होता है, ठीक है। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी जो एक साल के बाद उधार वापस करना है वो सिर्फ एक ही हो सकता है बिजनेस में, दैट इज लॉन्ग टर्म बैंक लोन। बैंक से जो हम बड़े अमाउंट के लोन लेते हैं वो एक साल बाद बैंक को वापस करने होते हैं। एंड करंट लायबिलिटी एक बिजनेस में फिलहाल कितनी हो सकती है? तीन: ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म बैंक लोन, ठीक है जी। ये तीनों ऐसे उधार हैं जो एक साल से अंदर अंदर बिजनेस ने वापसी करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम गए थे कैपिटल। कैपिटल मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस के अंदर यूज हो रही है, जिसका फायदा बिजनेस को पहुंच रहा है, लेकिन वो चीज बिजनेस की खुद की है, ओन्ड है, तो वो बिजनेस के लिए कैपिटल है। और मैंने आपको बताया था ओनर बिजनेस के अंदर कुछ भी लेकर आए उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको वो फैंस वाला एग्जांपल अगर याद हो, फैंस वाला एग्जांपल देकर मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन भी समझा दी थी। और वो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट। किसी भी बिजनेस के कैपिटल के आंसर को और लायबिलिटी के आंसर को आप जब एडअप करेंगे तो आपके पास वही आंसर आना चाहिए जो उस बिजनेस के एसेट्स का आंसर है। और ये इक्वेशन हर बिजनेस में फॉलो हो रही होनी चाहिए है। अगर ये इक्वेशन किसी बिजनेस में फॉलो नहीं होती मतलब उस बिजनेस में कुछ ना कुछ मसला, कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है जी। कैपिटल समझाने के बाद मैंने आप लोगों को एक्सपेंसेस समझाया था। और एक्सपेंसेस मैंने आपको बोला था एक्सपेंसेस आर द डे टू डे रनिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। डेली बिजनेस रन करने के, चलाने के जो खर्चे होते हैं उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन एक्सपेंस एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद हम गए थे रेवेन्यू। रेवेन्यू आर द इनकम्स एंड अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू बिजनेस की इनकम, इनकम मतलब जो पैसे बिजनेस कमाता है, जो पैसे बिजनेस कमाता है, अर्न करता है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। और मैंने आप लोगों को बोला था एक बिजनेस कैसे पैसे कमाता है? गुड्स बेचकर, सामान बेचकर, मतलब गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं। तो एक बिजनेस सेल्स कर कर पैसे कमाता है, गुड्स बेचकर उसके पास पैसे आते हैं। क्या एक बिजनेस सिर्फ सेल्स कर कर ही पैसे कमा सकता है? नो। और भी डिफरेंट तरीके होते हैं पैसे कमाने के। फॉर एग्जाम्पल, मैं गुड्स बेचकर तो पैसे कमा रहा हूं, मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी वो मैंने रेंट पर दे दी तो उसका रेंट भी मुझे रिसीव हो रहा है, तो ये फिर बिजनेस की साइड इनकम्स भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको प्रॉफिट वर्सेस सेल्स समझाया था। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि प्रॉफिट और सेल्स को सेम समझ रहे होते हैं। नो, बोथ आर डिफरेंट। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने 10 पेंसिल्स बेची, एक पेंसिल $100 की बेची तो टोटल मेरे पास $1000 आ गए, ठीक है। तो ये जो गुड्स बेचकर मेरे पास पैसे आए इसको मैं हम बोलते हैं सेल्स रेवेन्यू, सेल्स बोलते हैं। अब जब इस सेल्स में से जब हम टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा जो हमें आया वो हम माइनस करते हैं। एक पेंसिल बनाने का खर्चा आया था $80, तो 10 पेंसिल्स मैंने बेची थी तो उन 10 पेंसिल्स का खर्चा मुझे कितना आया होगा? 10 × 80 इज 800। तो मेरे जेब में 1000 आया और मेरे जेब से खर्चा होकर चले कितने गए? 800। तो जब आप सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं उसके बाद जो आंसर आता है दैट इज योर प्रॉफिट। तो ये सेल्स और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस मैंने आपको समझाया था। और मैंने आपको बोला था कि हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू का मतलब समझा दिया है। अब मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, मैं आपके सामने कोई भी ट्रांजैक्शन रखूंगा ना, आप उसको रीड करते ही मुझे बता दोगे कि सर ये ट्रांजैक्शन तो लायबिलिटी है, या फिर ये कैपिटल है, सर ये एक्सपेंस है, या ये एसेट है, ठीक है। तो अब क्लासिफाई करने के बाद क्या करना होता है? क्लासिफाई करने के बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करना होता है। क्या करना होता है? रिकॉर्ड। आपको ऊपर अकाउंटिंग की डेफिनेशन में भी दिखा देते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन को आपने क्लासिफाई कर लिया, उसके बाद आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को आपने क्लासिफाई कर लिया, उसके बाद अकाउंटिंग के अंदर आपने उसको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो अब मैं आपको सिखाने वाला था कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, किस सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्डिंग के रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई लास्ट क्लास में मैंने आपको हेडिंग डलवा दी थी, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो आज हम पढ़ेंगे कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है, क्या मतलब है, कहाँ होती है, हर चीज डिटेल में। लेकिन रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले आप लोग प्लीज मुझे एक बात बता दें कि यहां तक क्या आप सबको 100% सारी चीजें क्लियर हैं? क्रिस्टल क्लियर? प्लीज, अगर क्लियर है तो चैट पर एक बार क्लियर लिख दें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। एनी वन, एनी प्रॉब्लम? सबको क्लियर है 100%? ठीक है जी। तो आ जाए जरा, अब हम आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। तो अब देखें भाई, इसके अंदर कुछ मैं स्टार पॉइंट्स लिख रहा हूं, पहले वो स्टार पॉइंट्स देख लें, पहले लिख देते हैं फिर उसके बाद आपको उसको डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। तो अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या लिख रहा हूं भाई। वंस द ट्रांजैक्शन वंस द ट्रांजैक्शन इज क्लासिफाइड वंस द सॉरी
once the transaction is classified, then it is recorded. Once the transaction is classified, then it is recorded. इसका मतलब तो बस ये हुआ कि एक बार आपने ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर लिया, फिर आप उसको जाकर रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डेड इन लेजर्स। रिकॉर्डेड इन लेजर्स कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? एक बार आपने ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर दिया, वंस द ट्रांजैक्शन इज क्लासिफाइड, मतलब एक बार आपने क्लासिफाई कर लिया, पता लगा लिया कि ट्रांजैक्शन एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, उसके बाद आपने उसको जाकर क्या करना है? देन इट इज रिकॉर्डेड। उसके बाद आपने उसको रिकॉर्ड करना है कहां पर? रिकॉर्डेड इन लेजर्स। एंड लेजर्स आर ऑल्सो नोन एज टी अकाउंट्स। लेजर को हम क्या बोलते हैं? टी अकाउंट्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। Once the transaction is classified, then it is recorded in ledgers. Ledgers are also known as T accounts. ठीक है जी। तो एक बार आपने ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर लिया, फिर आप उसको रिकॉर्ड करोगे कहाँ जाकर? लेजर्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे, मतलब टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। और आए आपको बनाकर बताते हैं कि एक टी अकाउंट किस तरह का होता है। देखें, एक टी अकाउंट कुछ इस तरह का होता है। देखें, इसका ये टी शेप्ड में ये बनता है, तभी इसका लेजर्स टी शेप्ड के होते हैं, ठीक है जी। ये देखें, टी शेप्ड का एक लेजर होता है, तभी इसका नाम क्या पड़ गया? टी अकाउंट। लेजर्स आर ऑल्सो नोन एज टी अकाउंट। अब मेरी बात सुने, ये एक टी अकाउंट है। एक बार आपने ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर लिया, मतलब पता लगा लिया कि भाई ट्रांजैक्शन एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। अब आप उसको आकर क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, और इस तरह एक टी अकाउंट बनाकर इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए, ये जो लेफ्ट वाली साइड है, कौन सी? ये जो लेफ्ट वाली साइड है, ये वाली साइड देख रहे हैं आप? ये लेफ्ट वाली साइड है, मेरे हिसाब से ये लेफ्ट वाली साइड है, आप लोगों के हिसाब से क्या है पता नहीं। ये जो लेफ्ट वाली साइड है ना, ये होती है डेबिट साइड। कौन सी साइड? ये टी अकाउंट की लेफ्ट साइड का नाम होता है डेबिट, ठीक है। बच्चे बड़ा परेशान होते हैं, सर ये डेबिट क्या है? बिजनेस में कुछ आ रहा है उसका मतलब डेबिट होता है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो टी अकाउंट की लेफ्ट वाली साइड है ना, इस साइड का नाम होता है डेबिट साइड, ठीक है। एंड डेबिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी आर से। किससे? डी आर से। तब ये लेफ्ट वाली साइड के ऊपर मैं लिख देता हूं डी आर, मतलब ये डेबिट साइड है, लेफ्ट वाली पूरी साइड। और इसी तरह ये जो लेजर, ये जो टी अकाउंट की राइट वाली साइड होती है ना, इसका नाम होता है क्रेडिट साइड। ये जो टी अकाउंट है लेजर की राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो ये एंड क्रेडिट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी आर, ठीक है। तो तभी इधर हम सी आर लिख देते हैं। अच्छा, ये बीच में क्या आता है? बीच में आता है अकाउंट टाइटल। अकाउंट टाइटल मतलब अकाउंट का नाम, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल वेट कीजिएगा प्लीज। फॉर एग्जाम्पल वेट कीजिएगा एक सेकेंड जी। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है बना रहा हूं मशीन का अकाउंट, तो यहां मैं अकाउंट टाइटल क्या लिख दूंगा? मशीन। मैं अली का अकाउंट बना रहा हूँ तो यहाँ मैं लिख दूंगा अली। मैं अहमद का अकाउंट बना रहा हूँ तो यहाँ मैं अकाउंट का नाम लिख दूंगा अहमद। तो जिसका आप अकाउंट बना रहे होते हैं उसका नाम आ जाता है अकाउंट टाइटल। ये वाली साइड डेबिट साइड होती है, लेफ्ट वाली, तभी इधर हम लेफ्ट वाली साइड के ऊपर जो है कोने पर डी आर लिख देते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेबिट साइड। एंड ये जो राइट वाली साइड है, ये क्रेडिट साइड होती है, तभी क्रेडिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी आर से, तभी ये राइट टॉप पर हम सी आर लिख देते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो ये होता है एक टी अकाउंट। एक बार आपने ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर लिया, पता लगा लिया और ट्रांजैक्शन एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, फिर आप उस ट्रांजैक्शन को इस तरह एक टी अकाउंट बनाकर रिकॉर्ड करते हैं। या तो आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं या तो आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। अभी आपको आगे जाकर पता चल जाएगा कि कब डेबिट पर रिकॉर्ड करना है, कब क्रेडिट पर रिकॉर्ड करना है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और स्टार पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं, ठीक है। उसको वो भी लिखकर आपको उसका मतलब समझाते हैं, ठीक है। फिर एक साथ आपसे पूछेंगे कि समझ आया या नहीं समझ आया, ठीक है। खैर, अब जो नेक्स्ट स्टार पॉइंट मैं लिख रहा हूं, दैट इज अ इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट, ठीक है। वो स्टार पॉइंट क्या है? गौर से सुनिएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज डन एज पर डबल एंट्री सिस्टम। जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, कहां रिकॉर्ड करते हैं? टी अकाउंट में। तो टी अकाउंट में ट्रांजैक्शन को हम एक सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। उस सिस्टम का नाम क्या होता है? उस सिस्टम का नाम होता है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो आ जाए, लिखवा भी देते हैं आप लोगों को। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज डन एज पर डबल, सॉरी, एक सेकेंड वेट कीजिएगा प्लीज। यस, आ गया दोबारा। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज डन एज पर डबल
रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज डन एज पर डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन को हम किस सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। और आप लोगों को बताऊं कि ये डबल एंट्री सिस्टम बोलता क्या है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं कि ये डबल एंट्री सिस्टम बोलता क्या है, पहले लिखवा रहा हूं फिर उसके बाद उसका मतलब समझाऊंगा, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम विच स्टेट्स दैट which states that which states that once sorry which states that every debit mhm, which states that every debit entry is followed by an equal amount of credit entry and vice versa। ठीक है जी भाई, ये मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ बनाकर लिख दिया। अब आ जाए आपको इसका मतलब समझाते हैं। देखिए पहली लाइन तो बड़ी इजी, आप लोगों को पता है कि भाई रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज डन एज पर डबल एंट्री सिस्टम। हमने एक बार ट्रांजैक्शन क्लासिफाई कर ली, उसको फिर हम आकर रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। और किस सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम विच स्टेट्स दैट डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि दैट एवरी डेबिट एंट्री इज फॉलोड बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एवरी डेबिट एंट्री, अगर कोई ट्रांजैक्शन आप टी अकाउंट में डेबिट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो इट विल बी फॉलोड बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आप किसी टी अकाउंट में डेबिट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उतने ही इक्वल अमाउंट से कोई और टी अकाउंट में वो क्रेडिट पर भी जा रही होगी। एंड वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा भी कि भाई अगर किसी ट्रांजैक्शन को आपने टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करा है, तो उतने ही अमाउंट से किसी और टी अकाउंट में वो डेबिट साइड पर जा रही होगी, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जितने से डेबिट होगा उतने से क्रेडिट भी होगा, या जितने से क्रेडिट होगा उतने से डेबिट भी होगा। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन को आप किसी टी अकाउंट में डेबिट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उतने ही सेम अमाउंट से कोई और टी अकाउंट में वो क्रेडिट पर जा रही होगी। या किसी ट्रांजैक्शन को आप किसी टी अकाउंट में क्रेडिट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उतने ही अमाउंट से वो किसी और टी अकाउंट में डेबिट पर भी जारी होगी। ये कहता है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है जी। तो पहले तो प्लीज आप सब मुझे बताएं कि आपको क्लियर है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? प्लीज जल्दी से बता दें फटाफट। वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का, फौरन से बता दें प्लीज। अच्छा जी अयान, नो इश्यूज एट ऑल, दोबारा रिपीट कर देते हैं भाई। देखें मैंने इधर लिखा था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज डन एज पर डबल एंट्री सिस्टम। हम जो ट्रांजैक्शन को टी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे ना क्लासिफाई करने के बाद, वो हम डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। और ये डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम कहता है विच स्टेट्स दैट डबल एंट्री सिस्टम स्टेट करता है कि एवरी डेबिट एंट्री इज फॉलोड बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंट्री। इसका मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन आप किसी टी अकाउंट में डेबिट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंट्री को ट्रांजैक्शन को डेबिट पर डाल रहे हैं, तो सेम अमाउंट से, इक्वल अमाउंट से ये ट्रांजैक्शन किसी और टी अकाउंट में क्रेडिट पर भी जाएगी। एंड वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा भी। अगर किसी ट्रांजैक्शन को आपने टी अकाउंट में क्रेडिट पर रिकॉर्ड करा है, तो सेम अमाउंट से वो कोई और टी अकाउंट में डेबिट पर भी जा रही होगी। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जितने से डेबिट हो रहा होगा एट द सेम टाइम उतने ही अमाउंट से कोई कुछ और चीज क्रेडिट भी हो रही होगी। या अगर कोई चीज क्रेडिट हो रही है, तो एट द सेम टाइम कोई और टी अकाउंट उतने ही अमाउंट से डेबिट भी होगा, ठीक है। तो यान क्या आपको क्लियर है या नहीं क्लियर? अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो बता दें, हम दोबारा रिपीट कर लेंगे, ठीक है जी, ग्रेट। अच्छा भाई, तो अब देखें बार बार मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को बार बार? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब से मैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं कहूंगा। अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक नाम है, ठीक है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं बुक कीपिंग। क्या कहते हैं?
बुक कीपिंग। तो अब से जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होगी, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, नो, मैं आपको बोलूंगा क्या करना है, बुक कीपिंग करनी है। तो आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि सर कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक और स्टार पॉइंट लिख देता हूं, वो स्टार पॉइंट क्या होगा, ठीक है, वो स्टार पॉइंट होगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज बुक। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज बुक कीपिंग, ठीक है भाई। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं बुक कीपिंग। एनी एनी प्रॉब्लम? क्या यहां तक आप सबको 100% क्रिस्टल क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से बताएं, फिर मैं जो है आगे बढ़ूं, ठीक है। जल्दी से बता दें क्या आप सबको क्लियर है। अगर क्लियर है तो चैट पर एक बार क्लियर लिख दें, ठीक है, ग्रेट। अब मेरी बात सुने। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि आपने ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना है, मतलब पता लगाना है कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है। क्लासिफाई करने के बाद आपने उसको जाकर रिकॉर्ड करना है, टी अकाउंट बनाकर टी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना है, जिसको लेजर भी कहते हैं। और किस सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड करना है? डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड करना है। डबल एंट्री सिस्टम कहती है कि जितने से एक टी अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेम अमाउंट से कोई और टी अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, या अगर जितने से कोई टी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सेम अमाउंट से कोई और टी अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, ठीक है। और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं बुक कीपिंग। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स भी होते हैं, क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के रूल्स होते हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना मतलब बुक कीपिंग करने के कुछ रूल्स भी होते हैं। तो दैट्स वाई अब आप लोग हेडिंग डालोगे, ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे? रूल्स ऑफ बुक कीपिंग। क्या हेडिंग डालोगे आप लोग अपने पास? आप सब अब अपनी कॉपीज में हेडिंग डालेंगे, रूल्स ऑफ बुक, रूल्स ऑफ बुक कीपिंग। सॉरी, वेट कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, रूल्स ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है जी। बुक कीपिंग मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के क्या रूल्स हैं। अब देखिए मेरी बात सुने, कुछ मैं 5 टी अकाउंट्स बना रहा हूँ, कितने भाई? 5 टी अकाउंट्स, देखिएगा प्लीज। ये एक, ये हमारा सेकंड, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद यहाँ हम बना लेते हैं थर्ड, थर्ड टी अकाउंट हो गया। उसके बाद ये मैंने जो है बना लिया फोर्थ। ये हमारे पास फोर्थ टी अकाउंट आ गया। अच्छा, और एक फिफ्थ, जरा हम चले नए पेज पे बना लेते हैं, नया पेज खोलते हैं, और फिफ्थ टी अकाउंट जो है ना मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने भाई एक 50 अकाउंट बना लिया। अच्छा, ये जो पहला टी अकाउंट मैंने बनाया है ना, ठीक है, ये है एसेट का अकाउंट। आपको पता है ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। उसके बाद सेकंड आपका अकाउंट जो है वो लायबिलिटी का अकाउंट है, ठीक है। ये डेबिट साइड होती है, राइट वाली, सॉरी लेफ्ट वाली, एंड राइट वाली साइड इज क्रेडिट साइड, ठीक है, एसेट लायबिलिटी। उसके बाद इज हमारे पास कैपिटल का अकाउंट, ये हमारी डेबिट साइड हो गई, और ये हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। एसेट लायबिलिटी कैपिटल, देन वी हैव एक्सपेंस, ये आपका जो फोर्थ हो गया, ये एक्सपेंस का टी अकाउंट है, ये डेबिट साइड है लेफ्ट वाली, राइट वाली क्रेडिट साइड है। एंड कैपिटल, एक्सपेंस, एंड नाउ वी हैव रेवेन्यू का टी अकाउंट, ये जो 50 अकाउंट है रेवेन्यू का टी अकाउंट है, ठीक है। ये हमारी डेबिट साइड हो गई, ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रूल्स, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के क्या रूल्स हैं, गौर से सुनिएगा प्लीज, ठीक है। तो आगे जरा ऊपर चलते हैं, एसेट पहले देख लेते हैं, एसेट का क्या रूल है। आपके बिजनेस के अंदर एक ट्रांजैक्शन हुई, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। तो आपके बिजनेस के अंदर एक एक्टिविटी हुई, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई। अब उस बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके बिजनेस में एसेट बढ़ गया। क्या हो गया? आपके बिजनेस में एसेट बढ़ गया। आपके बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन हुई, उस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके बिजनेस में एसेट बढ़ गया। तो अब आपके बिजनेस में एसेट बढ़ेगा, तो आप उसको एसेट के अकाउंट में जाकर रिकॉर्ड करोगे, कहां पर? डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर? तो अगर आपके बिजनेस में एसेट बढ़ रहा है किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, तो आप उसको जाकर एसेट के अकाउंट में कहां पर रिकॉर्ड करोगे? डेबिट पर रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके बिजनेस में एसेट कम हो रहा है, क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो फिर आप उसको एसेट के अकाउंट में कहां पर रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। ये है एसेट का रूल, ठीक है। उसके बाद हम जा रहे हैं लायबिलिटी।
अब किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ गई, क्या हो गई, किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ गई। तो अब उसको आप लायब जितने से लायबिलिटी बढ़ी उसको आप लायबिलिटी के अकाउंट में कहां पर रिकॉर्ड करोगे, आप क्रेडिट पर रिकॉर्ड करोगे। लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी के अकाउंट में क्रेडिट पर रिकॉर्ड होगी। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके बिजनेस में लायबिलिटी कम हो गई, क्या हो गई, लायबिलिटी कम हो गई, तो फिर आप उसको लायबिलिटी के अकाउंट में कहां पर रिकॉर्ड करोगे। लायबिलिटी कम होगी तो जितने से कम होगी वो लायबिलिटी के अकाउंट में डेबिट पर रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी के अकाउंट में क्रेडिट पर, लायबिलिटी कम होगी तो लायबिलिटी के अकाउंट में डेबिट पर रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गया लायबिलिटी का रूल। उसके बाद वी हैव कैपिटल का रूल। अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके बिजनेस में कैपिटल बढ़ गया, क्या हो गया, किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके कैपिटल में, आपके बिजनेस के अंदर कैपिटल बढ़ गया, तो जितने से कैपिटल बढ़ा आप उसको कैपिटल के अकाउंट में कहां पर रिकॉर्ड करोगे, आप उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके बिजनेस में कैपिटल कम हो गया तो फिर आप जितने से कैपिटल कम हुआ वो आप कैपिटल के अकाउंट में कहां पर रिकॉर्ड करोगे, आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। एसेट का रूल हो गया, लायबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया, देन वी हैव एक्सपेंस। अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके बिजनेस के अंदर एक्सपेंस बढ़ गया, क्या हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया, किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके बिजनेस के अंदर एक्सपेंस बढ़ गया, तो जितने से एक्सपेंस बढ़ा वो आप एक्सपेंस के अकाउंट में कहां पर रिकॉर्ड करोगे, डेबिट पर रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। और अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके बिजनेस के अंदर एक्सपेंस कम हो गया, क्या हो गया, एक्सपेंस कम हो गया, तो फिर आप उसको एक्सपेंस के अकाउंट में कहां पर रिकॉर्ड करोगे, आप उसको एक्सपेंस के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब लास्ट दैट इज रेवेन्यू। अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके बिजनेस के अंदर रेवेन्यू बढ़ गया, क्या हो गया, रेवेन्यू बढ़ गया, तो आप उसको रेवेन्यू के अकाउंट में कहां पर रिकॉर्ड करोगे, आप उसको रेवेन्यू के अकाउंट में क्रेडिट पर रिकॉर्ड करोगे। और अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके बिजनेस में रेवेन्यू कम हो गया, क्या हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, तो आप फिर कहां पर रिकॉर्ड करोगे, रेवेन्यू के अकाउंट में। अगर रेवेन्यू कम होगा तो आप उसको रेवेन्यू के अकाउंट में डेबिट पर रिकॉर्ड करोगे, ठीक है जी। तो ये आपको मैंने रूल्स बता दिए हैं। ये रूल्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह इनका यूज़ हो रहा होता है, हर लॉजिक इन पर बेस करता है। तो ये रूल्स जो है आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अब बच्चे बोलते हैं सर यार इतने सारे रूल्स हैं, ये बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, वो कम हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इनको कैसे याद रखेंगे, क्या रट्टा लगाना पड़ेगा। इनको याद रखने की एक आसान ट्रिक बता रहा हूँ। आप ये इतने सारे रूल्स ना याद रखो, आप सिर्फ इतना याद रख लो कि एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है। सिर्फ इतना तो आप लोग याद रख सकते हो ना यार, इतनी छोटी सी चीज कि भाई एसिड बढ़ेगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट पर, बस ये याद रख लो। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो कि एसेट और एक्सपेंस का रूल सेम है, एसेट भी बढ़ता है डेबिट पर रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंस भी बढ़ता है डेबिट पर रिकॉर्ड होता है। एसेट कम होता है तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंस भी कम होता है तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड होता है। और जो बाकी तीन चीजें हैं, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इन तीनों का भी रूल सेम है। ये तुमने बढ़ेंगे तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड होंगे और कम होंगे तो डेबिट पर रिकॉर्ड होंगे, ठीक है जी। तो अब आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि एसेट बढ़ेगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट पर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो देखें कितनी चीजें थी, आंसर है ना, पांच चीज है ना। पांचों का रूल अभी आपको 1 मिनट में याद करा देते हैं, ठीक है। ALCER। मैंने आपको क्या बोला, आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि एसिड बढ़ेगा तो डेबिट होगा, बस इतना याद रख लो, बाकी ऑटोमेटिकली आगे के खुद याद हो जाएंगे। अब देखो आपने इतना याद रखा हुआ है एसिड बढ़ेगा डेबिट होगा, सही। तो अब जाहिर सी बात है एसिड कम होगा तो क्रेडिट होगा, ये एसिड का रूल हो गया। अब आपको पता है जो एसिड का है वही एक्सपेंस का है, तो एक्सपेंस का भी क्या रूल है, यही, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, कम होगा क्रेडिट। अब बाकी तीन क्या बच गए, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इन तीनों का सेम है, और जो एसिड का है उसको उल्टा कर दो तो इन तीनों का बन जाएगा। मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। तो देखो कितनी आसानी से ये रूल्स आप इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। तो पहले तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्या आप सबको 100% ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, मतलब बुक कीपिंग के क्या रूल्स हैं, एसिड बढ़ेगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, कम होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्या ये रूल्स आप सबको क्लियर हैं, 100% ओके की रिपोर्ट है या नहीं, जल्दी से बताएं प्लीज़, फटाफट। वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का, जल्दी से बता दें, क्या आप सबको रूल्स क्लियर हैं या नहीं। हाँ जी, डन, क्लियर सबको। हाँ भाई अब्दुल्ला आपका रिप्लाई नहीं आया, मीत आपका रिप्लाई नहीं आया, जल्दी से बताएं क्या आप लोगों को क्लियर है या नहीं। ओके अब्दुल्ला एंड मीत, मीत भाई आपका रिप्लाई नहीं आया, जल्दी, अच्छा जी ठीक है डन। अब रूल्स के बाद, रूल्स के बाद हमने कहाँ जाना है,
अब वैसे तो मुझे लेकर जाना होता है कहाँ पर, मैं बच्चों को क्वेश्चन पर लेकर जाता हूँ जिसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन उस क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको सिखानी होती हैं, कुछ चीजों का मतलब आपको बताना होता है, ताकि फिर जब हम क्वेश्चन पर जाएं तो आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी फेस ना हो, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मेरे बनाए हुए, टोटल 7 इंपॉर्टेंट टर्म्स बनाए हुए मैंने, कितने, 7 इंपॉर्टेंट टर्म्स बनाए हुए हैं। वो 7 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम समझेंगे, उनकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम जाएंगे कहाँ पर, क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है जी। तो आ जाए जरा, अब आप लोग जो है अपने पास हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग अपने पास, अब आप लोग अपने पास हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है जी। कुल मिलाकर जो है टोटल हमने 7 इंपॉर्टेंट टर्म्स बनाए हुए हैं, और हम सबसे फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, दैट इज, जो पहला इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है जी, दैट इज सेल्स। इंपॉर्टेंट टर्म नंबर 1, दैट इज सेल्स। अच्छा जी, पहले मैं आप लोगों को जो है सेल्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। गौर से इसकी डेफिनेशन सुन लें, फिर समझाता भी हूँ, ठीक है। सेल्स की जो डेफिनेशन है, दैट इज, या सेल्स की क्या डेफिनेशन है भाई, सेल्स की डेफिनेशन है सोल्ड गुड्स टू कस्टमर, सोल्ड गुड्स, अच्छा जी, सोल्ड गुड्स का मतलब हमने गुड्स बेचे, सोल्ड गुड्स, किसको गुड्स बेचते हैं भाई, कस्टमर को, सोल्ड गुड्स टू द कस्टमर, सोल्ड गुड्स टू द कस्टमर ऑन कैश, ऑन कैश और क्रेडिट। सोल गुड्स टू द कस्टमर ऑन कैश ऑन क्रेडिट, ये सेल्स की डेफिनेशन है, बड़ी बेसिक सी सिंपल सी। सोल गुड्स मतलब गुड्स बेचे, टू द कस्टमर, गुड्स किसको बेचते हैं भाई, कस्टमर को बेचते हैं ना। तो सोल गुड्स टू द कस्टमर, कस्टमर को गुड्स बेचने को हम सेल्स कहते हैं। ऑन कैश और क्रेडिट मतलब चाहे आपने कैश पर बेचे हो गुड्स, या चाहे आपने गुड्स उधार पर बेचे हो, कस्टमर को गुड्स बेचने को हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो सोल गुड्स टू द कस्टमर ऑन कैश और क्रेडिट, गुड्स बेचे कस्टमर को, गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं, चाहे वो गुड्स कैश पर बेचे हो, चाहे वो गुड्स उधार पर बेचे हो, गुड्स कस्टमर को बेचने को हम सेल्स कहते हैं। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ये सेल्स बिजनेस के लिए क्या है, सेल्स बिजनेस के लिए क्या है। और अब मेरी एक बात सुन लें, एक चीज अपने जहन में बिठा लें, अब से मैं आपसे पूछूंगा ना कि भाई ये चीज बिजनेस के लिए क्या है, तो उसका मतलब मैं पूछ रहा हूं आंसर में से क्या है, मैं आपको क्लासिफाई करने का कह रहा हूं, ठीक है। क्लासिफाई मतलब अब आपने पता लगाना है, मैंने बोला ना सेल्स क्या है, तो आपने पता लगाना है सेल्स एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है, सेल्स बिजनेस के लिए क्या है, आंसर में से क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। जल्दी से सबका जवाब मुझे चाहिए, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से चैट पर सब जवाब दे दें। हाँ जी अब्दुल्ला, आपका जवाब आ गया है, ठीक है। और भाई एनीवन, एनी गेसेस, बिल्कुल ठीक गेस है सबका, सेल्स इज रेवेन्यू। गुड्स बेचकर पैसे आते हैं, गुड्स बेचकर बिजनेस पैसे कमाता है, और जो पैसे बिजनेस कमाता है वो बिजनेस के लिए रेवेन्यू होता है। तो सेल्स बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, तभी इसके आगे हम क्या लिखेंगे भाई, इट इज रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, इट इज रेवेन्यू फॉर द, इट इज रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, फुल स्टॉप, ठीक है जी। अच्छा, अब ये रेवेन्यू में बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अब मेरी बात सुनिएगा प्लीज, बहुत गौर से सुनिएगा। मैंने गुड्स बेचे, सेल्स करी, तो मेरे बिजनेस में सेल्स बढ़ गई। मैंने कस्टमर को गुड्स बेचे, मतलब मैंने सेल्स करी, तो मेरे बिजनेस के अंदर सेल्स बढ़ गई। सेल्स बिजनेस के लिए क्या है, रेवेन्यू है, और सेल्स करी मतलब सेल्स बढ़ गई, सेल्स रेवेन्यू है, और रेवेन्यू का क्या रूल पढ़ाया था ऊपर, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब मैं सेल्स करूंगा, तब तब मुझे सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। वाई, क्योंकि मैं सेल्स करूंगा, मेरे बिजनेस में सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जब जब मैं सेल्स करूंगा, तब तब मुझे अपने सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तभी इसके आगे मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज, इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है भाई। तो जब जब हम सेल्स करेंगे, हमें सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, चूंकि सेल्स रेवेन्यू है, और सेल्स करेंगे सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है भाई। तो क्या आप सबको सेल्स का मतलब क्लियर है, 100% क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पर चलें, ठीक है।
हाँ जी प्लीज जल्दी से बता दें, क्या सबको क्लियर है? सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म भी इजी है, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, वो बच्चों के लिए नया होता है। ठीक है, तो पहले तो प्लीज मुझे बता दें क्या यहां तक क्लियर है। ठीक है ग्रेट, अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज ऑल्सो इजी। ठीक है, नॉट टू डिफिकल्ट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है उसको हम कहते हैं परचेजेस। क्या कहते हैं? अच्छा जी, अब परचेजेस, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं फिर आप लोगों को समझाता हूं। परचेजेस, परचेजेस की डेफिनेशन भाई, बॉट गुड्स, सॉरी, परचेजेस की डेफिनेशन, बॉट गुड्स ऑन, बॉट गुड्स फ्रॉम द सप्लायर। किससे गुड्स? बॉट गुड्स मतलब गुड्स खरीदे, किससे खरीदते हैं? बॉट गुड्स फ्रॉम द सप्लायर, ना सप्लायर से खरीदते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम द सप्लायर ऑन कैश और क्रेडिट, ऑन कैश और क्रेडिट भाई। बॉट गुड्स, बॉट गुड्स मतलब गुड्स खरीदे, किससे खरीदे? सप्लायर से खरीदते हैं गुड्स। तो सप्लायर से गुड्स खरीदने को, बॉट मतलब खरीदने को, सप्लायर से गुड्स खरीदने को हम परचेजेस कहते हैं ऑन कैश और क्रेडिट। चाहे वो गुड्स आपने कैश पर खरीदे हो या चाहे वो गुड्स आपने उधार पर खरीदे हो, सप्लायर से गुड्स खरीदने को हम परचेजेस कहते हैं। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि परचेजेस बिजनेस के लिए क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या है, मतलब मैं आपसे क्लासिफाई करने का पूछ रहा हूं कि पता लगाएं कि ये बिजनेस के लिए क्या है। एल्सर में से क्या है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस या रेवेन्यू। एंड अब्दुल्ला एंड निमरा, आप लोगों का सवाल जवाब बिल्कुल ठीक है। अयान यू आर रॉन्ग। परचेजेस इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। देखो आप गुड्स खरीद रहे हो, उसके पैसे आपने भरने हैं, मतलब आप खर्चा कर रहे हो ना। तो गुड्स खरीद रहे हो, उसके आप पैसे भरोगे, आपके पास से पैसा जा रहा है, आपका खर्चा हो रहा है बिजनेस का। ठीक है जी, तो गुड्स खरीदना एक खर्चा है। बिजनेस रन करने के लिए गुड्स हमने चाहिए, वही बेचेंगे तभी हमारा बिजनेस चलेगा। तो बिजनेस रन करने के लिए परचेजेस, गुड्स खरीदने पड़ते हैं, खर्चा करना पड़ता है। तो परचेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एसेट नहीं है। ठीक है जी, तो परचेजेस इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तभी इसके आगे मैं क्या लिख लेता हूं, इट इज expense for the business, इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताएं प्लीज। अच्छा जी देखें, आपने गुड्स खरीदे, मीत आप कह रहे हैं बट सर हम इनको ओन भी कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, अभी कंफर्म नहीं है कि आप इनको ओन करोगे या नहीं करोगे। आपने गुड्स खरीदे, परचेस करे, अब ये गुड्स आप आगे बेचोगे भी तो ना। तो हो सकता है इसमें से कुछ कुछ गुड्स बिक जाएं, वो तो आप ओन नहीं कर रहे, वो तो आपके पास से चले जाएंगे। तो एसेट क्या होती है? जो गुड्स आपके पास आखिर में बच गए, जो गुड्स आपने खरीदे उसमें से जो बिक गए वो तो चले गए, जो बच गए ना, साल के आखिर में जो गुड्स बच जाते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैंने ऊपर एसेट्स पढ़ाया था, एसेट्स में करंट एसेट में एग्जांपल दिया था क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो जो गुड्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, माय बैड, एक कॉल आ गई थी गलती से, मेरा आईपैड एंड फोन वर कनेक्टेड, माय बैड, सॉरी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आ जाएं जरा दोबारा बैक टू द टॉपिक। ठीक है, अच्छा जी, अब मीत आपने एक सवाल किया, सर बट हम इनको ओन भी कर रहे। अब जरूरी थोड़ी ना है कि जितने भी गुड्स आपने परचेज करे उन सबको आप ओन करो। आपने गुड्स खरीदे, इसमें से कुछ गुड्स आप बेच भी तो दोगे ना, सेल्स भी तो कर दोगे ना। तो बेचने के बाद जो गुड्स बच जाते हैं, जिनको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं, वो हमारे लिए एसेट है और करंट एसेट है। अगर मैं आपको ऊपर लेकर जाकर दिखाऊं भी कि भाई मैं आपको जब एसेट्स पढ़ा रहा था, तो करंट एसेट्स में मैंने देखे आपको एग्जांपल दिया था, क्या लास्ट एग्जांपल हमारा जो करंट एसेट का, दैट वाज क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो वो जो गुड्स बच जाते हैं, वो इन्वेंट्री जो बची हुई, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एसेट। लेकिन जो गुड्स आप खरीद रहे हो, आप परचेस कर रहे हो, उसके लिए आप खर्चा कर रहे हो, पैसे भर रहे हो, आप खर्चा कर रहे हो, एंड खर्चा इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ठीक है, अभी क्लियर है? ग्रेट। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, डन। अब मैंने गुड्स खरीदे, सप्लायर से परचेस करे, बॉट करे गुड्स खरीदे, परचेस करे गुड्स, मेरे बिजनेस में परचेजेस बढ़ गई। परचेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का क्या रूल है? एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। इसका मतलब ये हुआ, जब जब मैं गुड्स खरीदूंगा, परचेस करूंगा, मेरे बिजनेस में परचेजेस बढ़ेंगी। परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। मतलब जब जब मैं परचेजेस करूंगा, मुझे परचेजेस के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज परचेजेस की, परचेजेस बढ़ गई, परचेजेस एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंस का रूल, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो तभी इसके आगे मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज ऑलवेज, इट इज
ऑलवेज डेबिटेड। फुल स्टॉप। एनी वन, एनी प्रॉब्लम? क्या आपको सेल्स एंड परचेजेस सबको क्लियर 100%? अच्छा जी। प्लीज जल्दी से बता दें, अगर क्लियर है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दें प्लीज, जल्दी से, फौरन वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का। हाँ जी अहमद, क्लियर है आपको या नहीं? रिप्लाई नहीं आया आपका अहमद। अच्छा जी ग्रेट। तो देखिए आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ। अभी हमारे पास जो है दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हुए हैं, अभी आगे हमारे 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं, 5 और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, सेल रिटर्न, फिर परचेज रिटर्न है, ठीक है, फिर ड्राइंग्स हैं। तो नेक्स्ट वाले जो दो हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं, उसमें आपको एक नई चीज़ शायद पता लगे, ठीक है, लेकिन उसको मैं आप लोगों को कंटिन्यू करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। थैंक यू। ग्रुप पे जो लिंक भेजी हुई थी ना अब्दुल्ला, ड्राइव की, उसमें ही ये इंशाल्लाह आज ही रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाएगा। हर क्लास के बाद मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है जी। तो आपको मिल जाएगा ये वाला भी, ठीक है। तो आपने देखना हो तो आप देख सकते हैं लिंक पर जाकर ड्राइव पर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें सब अपना। हाँ तो जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी वो अपलोड होती जाएंगी ना आफ्टर एवरी क्लास अब्दुल्ला। क्लियर है? ठीक है जी ग्रेट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।